तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं एक ऐसी सस्पेंस थ्रिलर मूवी जिसकी कहानी आखिरी 10 मिनट तक आपको असली गुनहगार का अंदाजा नहीं होने देगी। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि क्लाइमेक्स में जो सच सामने आता है वो आपकी होश उड़ा देगा। तो अगर आपको ऐसी ही सस्पेंस थ्रिलर और मिस्ट्री से भरी कहानी पसंद है तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा दोस्तों, ताकि आने वाली हर रोमांच वाली फिल्म सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो फिल्म की शुरुआत शहर के बाहरी इलाके में स्थित एक पत्थर की खदान से होती है, जहां पुलिस को एक लाश मिलने की सूचना मिलती है। सूचना मिलते ही सब इंस्पेक्टर वेधा अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचता है। वहां पर एक किशोर लड़की की लाश बोरे में बंद पड़ी होती है। जब बोरा खोला जाता है तो पता चलता है कि हत्यारे ने बच्चे की बेरहमी से हत्या करने के बाद उसके चेहरे पर एक मास्क पहनाया हुआ है। जाँच के दौरान पुलिस को खून से सना हुआ एक बड़ा पत्थर मिलता है, जिससे अंदाजा लगाया जाता है कि हत्या इसी पत्थर से की गई होगी। आसपास तलाश करने पर डॉक्टरों को एक सोने की अंगूठी भी मिलती है, जो इस केस के लिए एक इम्पोर्टेंट सुराग बन सकती है। दूसरी तरफ कहानी हमें प्रभाकरण और उसकी मां के पास ले जाती है, जो एक छोटे से गांव में रहते हैं। प्रभाकरण के पिता जीव कुमार अपने समय के बेहद प्रसिद्ध क्राइम राइटर रह चुके थे, जिन्होंने हजारों रोमांचक अपराध कथाएं लिखी थी। उनकी लोकप्रियता आज भी बरकरार है। एक दिन चेन्नई की पत्रिका के कुछ लोग प्रभाकरण से मिलने के लिए आते हैं। वे बताते हैं कि वे जीव कुमार के जीवन पर एक स्पेशल आर्टिकल पब्लिश करना चाहते हैं और इसके बदले प्रभाकरण को अच्छी रकम देने का प्रस्ताव भी रखते हैं। आर्थिक तंगी से जूझ रहे प्रभाकरण और उसकी मां इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते हैं। अगले दिन प्रभाकरण चेन्नई पहुंचता है, जहां उसकी मुलाकात पत्रिका के संपादक मालिनी से होती है। मालिनी उसे अपने ऑफिस लेकर जाती है और बताती है कि वे जीव कुमार के पूरे जीवन की कहानी को 10 भागों की श्रृंखला में पब्लिश करना चाहते हैं। इसी दौरान शहर में एक और सनसनीखेज घटना घटती है। वही सीरियल किलर एक और लड़के का अपहरण कर लेता है और उसे एक सुनसान फैक्ट्री में ले जाता है। मासूम लड़का अपनी जान की भीख मांगता है, लेकिन हत्यारा उसकी गुहार अनसुनी कर देता है और उसे बेहद ब्रूटल तरीके से मार डालता है। अगले दिन पुलिस जब उस घटना स्थल पर पहुंचती है तो पाती है कि हत्या का तरीका बिल्कुल पहले जैसा था। इस बार भी मृतक के चेहरे पर मास्क लगाया गया था। लगातार 2 बच्चों की एक जैसी हत्या होने पर पूरे के पूरे शहर में दहशत फैल जाती है। उधर मालिनी और प्रभाकरण ऑफिस जा रहे होते हैं। भारी ट्रैफिक के कारण उनका ऑटो एक जगह पर रुक जाता है। तभी पुलिस से बचकर भाग रहा एक चोर चोरी किया हुआ पर्स उनके ऑटो में फेंक देता है। यह देखकर इंस्पेक्टर रमेश को गलतफहमी हो जाती है कि प्रभाकरण भी उसी गिरोह का सदस्य है। मालिनी लाख समझाने की कोशिश करती है कि प्रभाकरण निर्दोष है, लेकिन रमेश उसकी बातों को नहीं सुनता। चोर के साथ साथ प्रभाकरण को भी गिरफ्तार कर लेता है। थाने में ले जाते समय रास्ते में पुलिस को सड़क के किनारे एक मृत व्यक्ति की लाश बरामद होती है। पहली नजर में मामला शराब पीकर वाहन चलाने के दौरान हुए हादसे जैसा लगता है, लेकिन लाश को देखते ही प्रभाकरण कहता है यह दुर्घटना नहीं बल्कि एक सोची समझी हत्या है। रमेश उसके इस दावे पर हैरान रह जाता है। प्रभाकरण समझाता है यदि व्यक्ति गाड़ी चलाते हुए दुर्घटना का शिकार होता तो उसका शरीर आगे की तरफ गिरता, जबकि यह व्यक्ति पीछे की तरफ गिर पड़ा है। साथ ही उसकी बाइक को कोई खास नुकसान नहीं हुआ है। प्रभाकरण का अनुमान होता है कि किसी ने अचानक उस पर हमला करके उसकी हत्या कर दी है और बाद में मामले को दुर्घटना साबित करने के लिए उसके शरीर पर शराब डाल दी है, ताकि ऐसा लगे कि वो शराब पीकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। अगले दिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी वही बात सच होती है जो कि प्रभाकरण ने कही थी। यह देखकर इंस्पेक्टर रमेश बेहद प्रभावित होता है। वह प्रभाकरण से पूछता है उसने इतनी जल्दी सच्चाई को कैसे पता लगा लिया। प्रभाकरण बताता है कि वह बचपन से ही अपने पिता की लिखी अनगिनत क्राइम कहानियां पढ़ता आ रहा है और उसके अंदर अपराध को समझने की क्षमता काफी ज्यादा डेवलप हो चुकी है। प्रभाकरण की इस प्रतिभा से प्रभावित होकर रमेश ने उनसे मदद मांगी कि वो इस केस को आपकी मदद से सॉल्व करना चाहते हैं और प्रभाकरण तैयार हो जाता है। जांच शुरू की जाती है। प्रभाकरण सबसे पहले मृतक की पत्नी को थाने में बुलाने की सलाह देता है। पूछताछ के दौरान वह महिला अपने पति की मौत पर फूट फूट कर रोती है और कहती है उसे किसी पर भी शक नहीं है। इसके बाद मृतक के 4 करीबी दोस्तों को बुलाया जाता है। पूछताछ के दौरान उन चारों के व्यवहार में कुछ अजीब नजर नहीं आता, लेकिन प्रभाकरण चुपचाप एक प्लानिंग पर काम कर रहा था। वो सभी को एक कांच की गिलास में चाय पिलाता है ताकि उनके फिंगरप्रिंट उस गिलास पर आ जाएं। चारों के जाने के बाद प्रभाकरण फॉरेंसिक टीम को लेकर उस मृतक के घर जांच करने जाता है। वहाँ पर भी वह फिंगरप्रिंट्स उठाता है और दोनों फिंगरप्रिंट्स को मिलाकर देखता है, लेकिन जो सच सामने आता है वो सबको चौंका देता है। 4 दोस्तों में से प्रसाद नाम के एक व्यक्ति के फिंगरप्रिंट के घर में कई हिस्से पाए गए थे। अब पुलिस को यकीन हो जाता है कि वो जरूर इस मामले से जुड़ा हुआ है। सच उगलवाने के लिए प्रभाकरण और रमेश एक चाल चलते हैं। वे प्रसाद को थाने बुलाकर उसके चेहरे पर नकली चोटों का मेकअप कर देते हैं, ताकि ऐसा लगे कि पुलिस ने उसके सख्त पूछताछ की है। फिर वहाँ पर मृतक की पत्नी को बुलाया जाता है। जैसे ही वह प्रसाद को इस हालात में देखती है तो वह काफी ज्यादा घबरा जाती है। तभी रमेश उसे डरते हुए कहता है प्रसाद ने सब कुछ कबूल कर लिया है, अब अगर वह सच नहीं बताएगी तो मुश्किल में पड़ जाएगी। डर और घबराहट में वह महिला आखिरकार सच्चाई बता देती है। वह स्वीकार करती है कि पिछले 2 वर्षों से उसका और प्रसाद का एक गुप्त संबंध चल रहा था, यानी कि वो दोनों रिलेशनशिप में थे। यहीं से यह केस एक चौंकाने वाले मोड़ पर पहुंचता है, जिससे हत्या की असली गुत्थी धीरे धीरे सुलझने लगती है। एक दिन उस महिला और प्रसाद के इस इलीगल संबंध की जानकारी उसके पति जो मर चुका है उसको पता लग जाती है। इस बात को लेकर पति और पत्नी के बीच जमकर झगड़ा होता है। दोनों को डर था कि अगर यह राज दुनिया के सामने आ गया तो उनकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। इसी डर और लालच में आकर महिला और उसके प्रेमी प्रसाद ने मिलकर पति की हत्या कर
कर दी। वैसे आए दिन ऐसी घटनाएं न्यूज पर भी सुनाई देने लगती हैं। वही नीला ड्रम वाला केस, खैर मौका मिलते ही प्रसाद ने रास्ते में उसे मार डाला और बाद में पूरी घटना को इस तरह से सेट कर दिया कि जैसे वो आदमी शराब पीकर गाड़ी चला रहा था और इसी दौरान उसकी एक्सीडेंट हो गई। लेकिन प्रभाकरण की तेज नजरों ने सच्चाई को उजागर कर दिया। केस सुलझ जाने के बाद इंस्पेक्टर रमेश उसकी बहुत तारीफ करता है और धन्यवाद देता है। इसी जांच के दौरान दोनों के बीच अच्छी दोस्ती भी हो जाती है। इसीलिए रमेश उसे अपने घर पर आमंत्रित करता है कि आओ एक दिन पार्टी करते हैं। वहाँ प्रभाकरण की मुलाकात रमेश की बेटी नंदनी से होती है, जो कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी। उसी दिन नंदनी का जन्मदिन था, इसलिए परिवार और दोस्तों के बीच केक वेक काट कर खुशी का जश्न मनाया जाता है। दूसरी ओर जीव कुमार के जीवन के ऊपर सीरीज लगातार प्रकाशित होने लगती है। हर हफ्ते एक नया एपिसोड छपता है और पाठक उसे बेहद पसंद करते हैं। लोगों के बीच इन कहानियों की लोकप्रियता काफी ज्यादा तेज बढ़ने लगती है, जिससे मालनी के चैनल और मैगजीन की रेटिंग काफी ज्यादा बढ़ जाती है। वैसे दोस्तों इस मूवी की भी रेटिंग काफी ज्यादा है, इसलिए मैं आपके लिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ऐसा ही कंटेंट आपके लिए लाता हूँ जो आपके लिए बेनिफिशियल हो। फालतू का कंटेंट आपको इस चैनल पर देखने को नहीं मिलेगा। अब इसी बीच शहर में एक और खौफनाक वारदात हो जाती है। शहर के बाहरी इलाके के एक पुराने खंडहर नुमा घर में एक युवती का शव मिलने की खबर पुलिस को पहुँचती है। यह इलाका रमेश के अंडर में आया करता था, इसलिए वह तुरंत अपनी टीम के लेकर मौके पर पहुँच जाता है। वहाँ पहुँचकर वह देखता है कि लड़की को बेरहमी तरीके से मारा गया था। किलर ने उसके चेहरों को इतना ज्यादा बुरी तरीके से चोट पहुंचाया था कि उसकी पहचान करना भी मुश्किल हो रहा था। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि हत्या का तरीका बिल्कुल वैसा ही था जो पहले 2 बच्चों की हत्या में इस्तेमाल किया गया था। अब रमेश और प्रभाकरण अब इस किलर को पकड़ने के लिए जांच करना शुरू कर देते हैं। उस लाश की तलाशी लेने पर उन्हें लड़की की जेब से एक टिश्यू पेपर मिलता है, जिस पर एक रेस्टोरेंट का नाम लिखा होता है। दोनों तुरंत उस रेस्टोरेंट में पहुंचकर सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं। फुटेज के जरिए मृत लड़की की पहचान हो जाती है। उसका नाम प्रीति था और वह एक मीडिया रिपोर्टर थी। पुलिस उसके घर जाकर उसकी मां को इस दुखद खबर की जानकारी देती है। बेटी की मौत की खबर सुनकर उसकी मां बुरी तरह टूट जाती है और रोने लगती है। इसके बाद रमेश और प्रभाकरण प्रीति के ऑफिस पहुंचते हैं और वहां उसके बॉस से पूछताछ करते हैं। चैनल का एमडी बताता है कि प्रीति बेहद साहसी और निडर पत्रकार थी। वह किसी से भी नहीं डरती थी और अक्सर ऐसे मामलों की रिपोर्टिंग करती थी, जिसकी वजह से कई लोग उससे दुश्मन बन चुके थे। हालांकि उसे इस तरह बेरहमी से मारने वाला कौन हो सकता है, ये वह भी नहीं जानता था। इसी दौरान सब इंस्पेक्टर वेदा रमेश के पास पहुंचती है और बताती है कुछ समय पहले उसके क्षेत्र में 2 लड़कों की बिल्कुल इसी तरह से हत्या की गई है। वेदा यह भी बताते हैं कि पहले केस के जाँच के दौरान उसे एक सोने की अंगूठी मिली थी, जिस पर एक ज्वेलरी दुकान का नाम लिखा था। जाँच करने पर पता चला कि वह अंगूठी मोतीलाल नाम के एक व्यक्ति ने खरीदी थी, इसलिए संभावना थी कि हत्यारा वही था। पुलिस तुरंत ही मोतीलाल के घर पहुंचती है और उससे सख्ती से पूछताछ करती है, लेकिन वह बार बार अपनी बेगुनाही की दुहाई देता है। वह बताता है कि कुछ दिन पहले उसकी कार चोरी हो गई थी। उसी कार के ग्लव बॉक्स में वह अंगूठी रखी हुई थी। यह सुनते ही पुलिस को समझ आ जाता है कि असली हत्यारे ने जानबूझकर कार चोरी की और उस अंगूठी को जानबूझकर वहाँ पर छोड़ दिया ताकि जाँच गलत दिशा में मुड़ने लगे। अब प्रभाकरण अपनी नई थ्योरी रखता है। उसका मानना था कि अगर तीनों हत्याएं एक ही व्यक्ति ने की है तो इन तीनों के बीच कोई न कोई संबंध जरूर होगा। यदि वह संबंध मिल जाए तो हत्यारे तक पहुँचना आसान हो जाएगा। इसके बाद कहानी पहली बार उस व्यक्ति का चेहरा दिखाती है जिसे पूरा शहर तलाश रहा है। उसका नाम दास था। दास एक खतरनाक साइकोपैथ था। वो अपने चेहरे पर पड़े पुराने जख्मों को देखकर अपनी अतीत की यादों में खो जाता था। फ्लैशबैक में पता चलता है कि वो कभी गायत्री नाम की एक अमीर लड़की से प्यार करता था, लेकिन दास का स्वभाव बेहद खराब था। वह एक साथ कई लड़कियों के साथ संबंध रखता था और गायत्री को जब यह बात पता लगी तो गायत्री उससे दूर हो गई। इसी वजह से उसका व्यवहार धीरे धीरे खतरनाक होने लगा। कहानी फिर से प्रेजेंट टाइम में आती है। दास लगातार प्रभाकर और रमेश पर नजर रखा हुआ था। जहाँ भी दोनों जांच करने के लिए जाते दास उनका पीछा करता रहता। दूसरी तरफ प्रभाकरण और रमेश मृतक के बीच कनेक्शन तलाश रहे थे। यह पता लगाते हैं कि तीनों कुछ समय पहले एक ही स्टेडियम में मौजूद थे। जब वे इसके बारे में जानकारी जुटाते हैं तो पता चलता है कि प्रीति वहां एक कॉलेज फुटबॉल टूर्नामेंट को कवर करने गई थी और वहीं उस कार्यक्रम में वही दोनों लड़के भी गए थे जिनकी मौत हुई थी और यह सुराग उनके लिए बेहद इंपॉर्टेंट था। स्टेडियम के कर्मचारियों से पूछताछ करने पर एक चौंकाने वाला फ्लैशबैक सामने आता है। उस दिन टूर्नामेंट के करीब 3000 छात्र वहाँ पर मौजूद थे। सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन तभी एक घटना ने माहौल बदल दिया। प्रिया नाम की एक छात्रा ने कपड़े बदलने के लिए स्टेडियम के अंदर बने एक कमरे में गई। उसी समय दास उसका पीछा करते हुए वहाँ पहुँच गया और उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। लड़की की चीख सुनकर आसपास के मौजूदा छात्रा वहां पर पहुंच जाते हैं और उसे बचा लेते हैं और दास की जमकर पिटाई भी कर देते हैं। उसी समय रिपोर्टिंग के लिए वहां पहुंचती है प्रीति, जो कि दास को चप्पल से मारती है। भीड़ द्वारा की गई पिटाई और दास के चेहरे पर जो गंभीर चोटें आई थी वो सब उसके ही काम का नतीजा था। बाद में जब उसकी प्रेमिका गायत्री को भी इस घटना के बारे में पता चलता है तो उसने भी उससे रिश्ता तोड़ दिया। अपमान और गुस्से से पागल हो चुके दास के अंदर गायत्री की भी हत्या करने का विचार आया और उसने इस काम को अंजाम भी दे दिया। गायत्री की हत्या कर दी। अब साफ हो जाता है दास उन सभी लोगों को एक एक करके मार रहा था जिन्होंने उस दिन स्टेडियम में उसका
अपमान किया था। लेकिन तभी कहानी एक दर्दनाक मोड़ पर पहुंचती है। रमेश की बेटी नंदिनी अचानक कॉलेज की इमारत से गिरकर मर जाती है। यह घटना इतनी अचानक होती है कि किसी को भी कुछ समझ नहीं आता कि आखिर हुआ क्या। जब लोग उसकी तरफ दौड़ते हैं तो दूर खड़ा दास वहाँ से निकलता हुआ दिखाई देता है। बेटी की मौत की खबर सुनकर रमेश टूट जाता है, बुरी तरह रोने लगता है। प्रभाकरन को शक होता है कि शायद नंदिनी भी उस स्टेडियम में मौजूद रही होगी, लेकिन जांच करने पर पता चलता है कि वह उस कार्यक्रम में कभी गई ही नहीं थी। इसकी वजह से मामला और भी ज्यादा रहस्य से भर जाता है। एक तरफ किलर सिर्फ उन लोगों को मार रहा था जो स्टेडियम में गए थे, और दूसरी तरफ रमेश की बेटी उस स्टेडियम में गई ही नहीं थी, फिर भी उसके क्यों मार दिया गया? क्या उसे कोई राज पता था? ये सब हमें कहानी में पता लगेगा। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। रमेश अपनी बेटी को खोने के बाद दास को पकड़ने की ठान लेता है। वह प्रभाकरन के साथ मिलकर एक जाल बिछाता है। स्टेडियम में मौजूद छात्रों में अरुण नाम के एक छात्र को मीडिया में जानबूझकर पॉपुलर दिखाया जाता है ताकि दास का ध्यान उसकी तरफ जाए। उसका प्लान सफल भी होता है। खबर देखकर दास का अहंकार भड़क उठता है। अब वो अरुण को अपना अगला शिकार बनाने वाला था। जैसे वह अरुण का अपहरण करने वाला होता है, प्रभाकरन उसी समय पहुंचकर उसे बचा लेता है। हालांकि दास वहां से फिर से भाग निकलता है। प्रभाकरन उसका पीछा करता है, लेकिन दास अचानक हमला करके उसे भी घायल कर देता है और अंधेरे में गायब हो जाता है। इसके कुछ ही समय बाद पुलिस को एक बार फिर से सूचना मिलती है कि उसी पुरानी फैक्ट्री में एक और युवक की हत्या कर दी गई है। प्रभाकर और रमेश तुरंत वहां पर पहुंचते हैं। जांच के दौरान प्रभाकरन को जमीन पर खून की कुछ बूंदें दिखाई देती है। वह उनका निशान पीछा करते करते थोड़ी और आगे जाता है और वो वहां पर जो देखता है वो देखकर हैरान रह जाता है। वहां एक और युवक की लाश पड़ी थी। इसका मतलब था कि दास ने एक बार फिर दो लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। पहले की तरह उनके चेहरे पर मास्क लगाकर चला गया था। तभी एक पुलिस डॉग अचानक किसी और दिशा में दौड़ पड़ता है। प्रभाकरन तुरंत उसका पीछा करते हुए उसके पीछे भागता है। आखिरकार वह एक पुराने जर्जरे घर में पहुंचता है। वहाँ लंबे समय से पुलिस की आंखों में धूल झोंकने वाला कुकार साइको किलर दास उसके सामने खड़ा दिखाई देता है। प्रभाकरन को सामने देखकर दास अजीब तरह से हंसने लगता है। वह अपने अपराधों के पीछे की वजह बताने लगता है और कहता है जिन लोगों ने उसका अपमान किया था वह उन सभी से बदला ले रहा है। बात करते करते उसका गुस्सा बढ़ जाता है। वह प्रभाकरन पर हमला कर देता है। दोनों के बीच जबरदस्त हाथापाई शुरू हो जाती है। काफी देर तक चले संघर्ष के दौरान दास का संतुलन बिगड़ जाता है और वह ऊंचाई से गिर पड़ता है और गिरने के बाद वह गंभीर रूप से घायल भी हो जाता है और कोमा में चला जाता है। पुलिस तुरंत उसे अस्पताल पहुंचाती है। अस्पताल के बाहर निकलते समय रमेश और प्रभाकर एक दूसरे की तरफ देखकर हल्की सी मुस्कान देते हैं, मानो आखिरकार सब कुछ खत्म हो गया हो। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होने वाली थी। दोस्तों, मैं बता रहा था ना कि कहानी के बीच में ऐसा ट्विस्ट आएगा जो आपकी कल्पना से परे होगा। कुछ समय पहले रमेश की बेटी नंदिनी की भी मौत हुई थी, जिसे सभी लोग दास की करतूत मान रहे थे। लेकिन नंदिनी के अंतिम संस्कार के बाद रमेश एक दिन प्रभाकरन को अपने घर पर बुलाता है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं। वह अपनी बेटी का दर्द सुनाना चाहता था। रमेश बताता है नंदिनी कॉलेज में पढ़ती थी। उसकी क्लास में गुरु नाम का एक लड़का था। धीरे धीरे दोनों अच्छे दोस्त बन गए थे। गुरु रोज नंदिनी के साथ पढ़ाई करता, उसकी मदद लेता, उसका भरोसा जीत गया था। नंदिनी उसे अपने एक अच्छे दोस्त की तरह समझ रही थी और बिना किसी शक के साथ उसके साथ समय बिताने लगी। लेकिन धीरे धीरे गुरु के इरादे गलत दिशा में बढ़ने लगे। एक दिन परीक्षा के दौरान गुरु ने चुपके से नंदिनी का हॉल टिकट चुरा लिया। जब नंदिनी परेशान होकर उसे ढूंढने लगी तो गुरु ने नाटक किया, शायद वह हॉल टिकट घर में भूल गई होगी। उसने तुरंत अपने साथ उसे घर चलने की सलाह दी। दोनों बाइक के पास पहुंचे, लेकिन गुरु ने पहले ही सब कुछ प्लान कर रखा था। उसने जानबूझकर बाइक खराब होने का नाटक किया। इसी दौरान वहाँ एक लग्जरी कार गुजरी। कार में बैठे एक व्यक्ति ने उसे लिफ्ट देने की पेशकश की। वह कोई और नहीं बल्कि एक प्रभावशाली विधायक का बेटा राजेश था। शुरुआत में नंदिनी को लगा कि शायद यह उसकी मदद करना चाहते हैं, लेकिन जैसे ही वह कार में बैठी उसे एक भयानक सच्चाई का एहसास हुआ। गुरु और राजेश पहले से ही करीबी दोस्त थे। यह पूरा जाल नंदिनी को फंसाने के लिए बिछाया गया था। नंदिनी घबरा गई, उनसे छोड़ने की विनती करने लगी, लेकिन दोनों ने उसकी एक भी नहीं सुनी और रास्ते भर उसके साथ घिनौना अत्याचार किया। उसी समय संयोग से रमेश की अपनी पुलिस टीम के साथ सड़क पर चेकिंग कर रहा था। सभी गाड़ियों की जांच की जा रही थी। राजेश की कार भी बैरिकेडिंग के पास पहुंची। कार के अंदर बैठी नंदिनी ने जैसे अपने पिता को देखा, उसकी आंखों में एक उम्मीद जाग उठी। वो मदद के लिए चिल्लाने लगी, लेकिन पीछे बैठा गुरु तुरंत उसका मुंह दबा देता है। दूसरी तरफ रमेश ने जब यह देखा कि यह विधायक के बेटे की गाड़ी है तो वह बिना जांच किए उसे जाने दिया। उसे जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि उसी कार के अंदर उसकी बेटी मासूम से बैठी हुई है और मदद के लिए तड़प रही है। उस रात रमेश ड्यूटी कर खत्म करके घर वापस लौटा। उसने नंदिनी को कमरे के अंदर अकेले रोते हुए पाया। बहुत पूछने पर नंदिनी ने टूटकर पूरी सच्चाई बता दी। अपनी बेटी की हालात देखकर रमेश बुरी तरह टूट गया। वह खुद को कोसने लगा कि काश उसने उस गाड़ी को ठीक से चेक किया होता तो शायद उसकी बेटी की यह हालात नहीं होती। पिता और बेटी दोनों एक दूसरे को पकड़कर रोते रह गए। इसके बाद रमेश ने नंदिनी को समझाने की कोशिश की वह इस हादसे को भूलकर अपनी एक नई जिंदगी शुरू करे। साथ ही उसके मन में तय कर लिया था कि वह गुरु और राजेश को उनके अपराधों की सजा दिलाएगा। लेकिन कहानी यही नहीं खत्म होती दोस्तों।
गुरु ने अपनी हैवानियत जारी रखी। उसने नंदिनी को बार बार फोन करके ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। वह धमकी देता रहा कि अगर उसने उनकी बात नहीं मानी तो उसके साथ हुई घटना के बारे में सभी को बता देगा, और चुपके से उसने एक वीडियो भी बना लिया था और उस वीडियो को वो वायरल कर देगा। लगातार मिल रही धमकियों से नंदिनी मानो पागल सी हो गई। आखिरकार एक दिन उसने हार मान ली और कॉलेज की इमारत से कूदकर अपनी जान दे दी। ये सच्चाई जानकर प्रभाकरण सन्न रह जाता है। अब उसे समझ आ जाता है कि नंदिनी की मौत हत्या नहीं बल्कि मजबूरी में की गई थी। आत्महत्या का कदम था। अपनी बेटी के साथ हुए अन्याय और उसकी मौत का दर्द रमेश के भीतर बदले की आग बनकर जल रहा था। इसी दौरान प्रभाकरण एक खतरनाक योजना बनाता है। उस समय शहर में दास लगातार हत्याएं कर रहा था। पूरा पुलिस विभाग उसी को पकड़ने में लगा हुआ था। प्रभाकरण रमेश से कहता है कि पहले हम दास को पकड़ते हैं, उसके बाद गुरु और राजेश से बदला लिया जाएगा, फिर उनकी मौतों को भी उसी सीरियल किलर के करतूत में शामिल कर दिया जाएगा ताकि किसी को भी शक न हो। अगर बाद में जरूरत पड़ी तो दास को भी रास्ते से हटा दिया जाएगा। पूरा राज हमेशा के लिए दफन हो जाएगा। आखिरकार दोनों अपनी योजना पर अमल करते हुए प्लान को एग्जीक्यूट करने का ठान लेते हैं। रमेश और प्रभाकर मिलकर गुरु और राजेश को अगवा कर लेते हैं। इसके बाद रमेश अपनी बेटी की मौत का बदला और उसके साथ हुए अत्याचार का बदला अपने हाथों से लेता है। वह दोनों को बेरहमी से मार डालता है। हत्या के बाद उनकी लाश को बिल्कुल उसी तरह सजाया जाता है जैसे दास अपने शिकारियों को साथ कर रहा था। चेहरे पर मास्क लगाया जाता है और पूरे सीन को ऐसे तैयार किया जाता है जैसे कि पुलिस और दुनिया को यही लगे कि यह काम उसी सीरियल किलर ने किया है। यहीं से फिल्म की असली सच्चाई सामने आने लगती है। जिन हत्याओं को अब तक दास का काम माना जा रहा था, उनके पीछे कहीं न कहीं गहरा और चौंकाने वाला रहस्य छिपा था। असल में गुरु और राजेश की हत्या करने वाले रमेश और प्रभाकरण उस किलर दास को पहले ही गिरफ्तार कर चुके थे, लेकिन उन्होंने उसकी गिरफ्तारी की जानकारी किसी को भी नहीं दी थी। दास को एक सीक्रेट जगह पर बंद करके रखा गया था जहां उसके बारे में पुलिस विभाग के कुछ चुनिंदा लोगों को ही पता था। इसके बाद दास को अस्पताल ले जाया जाता है। फिल्म के क्लाइमैक्स के कुछ समय बाद अस्पताल में भर्ती दास की भी मौत हो जाती है। दास के मरते ही पूरा मामला हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। पुलिस के रिकॉर्ड में यही दर्ज किया जाता है कि दास ने गुरु और राजेश की हत्या भी की थी। चूंकि असली सच अब किसी के सामने आने वाला नहीं था, इसलिए केस को आधिकारिक रूप से बंद कर दिया जाता है। इस तरह रमेश अपनी बेटी नंदिनी के साथ हुए अन्याय का बदला ले लेता है, जबकि प्रभाकर उसका सबसे बड़ा साथी बनकर पूरे मिशन को सफल बनाने में मदद करता है। दूसरी तरफ दुनिया को यही लगता है कि शहर को अब सीरियल किलर से मुक्त करा दिया गया है और आखिरकार वह मर चुका था। फिल्म के आखिरी सीन में हम देखते हैं कि रमेश और प्रभाकरण को उनकी बहादुरी के लिए सम्मानित भी किया जाता है। सभी लोग उनकी तारीफ करते हैं, उन्हें अपने हीरो की तरह देखते हैं, जबकि उनके दिलों में उस रहस्य का बोझ हमेशा के लिए दबा रह जाता है। इसी के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, यही थी इस शानदार मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म की कहानी। उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस कहानी को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलें।